गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर 16 ग्रुप जो पी ब्लॉक का पार्ट था, 16वां ग्रुप, उसमें अपन कल जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज अपन इसके प्रॉपर कुछ कंपाउंड है जैसे कि ऑक्सीजन, O2, ओजोन या इसके और एसिड हैं, सल्फर के हैं, ऐसे इनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे डाई ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो अपन ने H2 डाई हाइड्रोजन, डाई नाइट्रोजन, ऐसे काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। आज अपन इसी प्रकार से डाई ऑक्सीजन की भी बात कर लेते हैं। डाई ऑक्सीजन को सबसे पहले सिंथेसिस की बात करते हैं, बनाने की विधियों की बात करते हैं कि डाई ऑक्सीजन को बनाया कैसे जा सकता है। वैसे तो क्या बनाएंगे अपन, कुदरत के सामने डाई ऑक्सीजन इतनी है कि अपने को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आईसीयू में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। वहाँ पे मुफ्त में नहीं मिलती है। यहाँ तो एनवायरनमेंट में हम खूब सारी मुफ्त में डाई ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ये संयुक्त अवस्था में भी होती है ऑक्सीजन या ऑक्साइड, और ये मुक्त अवस्था में भी होती है ऑक्सीजन O2, जो अपनी प्राण रक्षक गैस जिसको बोला जा सकता है, या प्राण रक्षक वायु प्राण जो बोलते हैं, सब कुछ यही है। फिर भी इनको कुछ विधियों द्वारा लैब में बनाया जाता है। और जैसे कि आपने कई प्रकार के ऑक्साइडों की तापीय अपघटन वाली अभिक्रिया पढ़ी है, वहाँ से आपने ऐसा देखा होगा कि O2 निकल रहा है। जैसे प्रयोगशाला विधि की बात करें तो सबसे पहले जैसे ये वाली जो अभिक्रिया है लवणों के ऑक्साइड को गर्म करने से, ये रिएक्शन आप बचपन से यानी कि 10th क्लास से पढ़ते आए हो। 10th क्लास में भी आपने तापीय अपघटन वाली अभिक्रिया जो देखी थी, उसमें यही अभिक्रिया थी। उसके बाद यही अभिक्रिया आपने 11th में भी देख के आए और ये 12th में भी देख रहे हो, और एक बार और देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। पहली जो रिएक्शन थी वो क्या थी। ये रिएक्शन ये कहना चाहती है कि लवणों के ऑक्साइडों को गर्म करने पर भी हम डाई ऑक्सीजन को बना सकते हैं। जैसे कि ये पोटेशियम परक्लोरेट है, और इसके केस में अपन ने MnO2 की उपस्थिति में इसको गर्म किया, 2 KCl और 3 O2 निकल गए, यानी कि डाई ऑक्सीजन गैस थी जो रिमूव हो गई। इसी प्रकार धातु के ऑक्साइडों को भी गर्म करने से अपन डाई ऑक्सीजन बना सकते हैं। जैसे कि सिल्वर ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड है। इनको भी गर्म करने की काफ़ी विधियाँ अपन ने देखी है और डाई ऑक्सीजन बनाई है। O2 का निर्माण हमने आज से पहले कई बार किया है और करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हो आप O2, ठीक है। बाकी आप प्रोक्साइड को आप गठन से देख लो, ये रिएक्शन भी आप देख चुके हो। इसके केस में भी देखो आप H2O और ऑक्सीजन यानी कि डाई ऑक्सीजन बना रहे हो। तो डाई ऑक्सीजन की बनाने की विधि इतनी खास नहीं है और बनती आई है, और ना इस चैप्टर के लिए इतनी कोई खास है और ना इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन फिर भी ये एक नॉलेज है कि चैप्टर का एक सिलेबस, एक पार्ट है, तो अपने इनको करना ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, चाहे आपका यहाँ पे रिविजन ही क्यों ना हो रहा। अब बात करेंगे इसके गुणधर्म की, यानी कि भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। बनाने की विधियाँ हो गई। डाई ऑक्सीजन रंगीन, कलरलेस, जैसे आपको आपके रूम में है, आपके नाक के सामने है, आपके एनवायरनमेंट में है, लेकिन इसका कोई कलर दिखता है? नहीं दिखता, कलरलेस है। ओडरलेस है, इसके अंदर गंध भी नहीं आती। ऑक्सीजन की कोई गंध नहीं आती। हाँ, ऑक्सीजन में कोई अन्य गंध घुली हुई है तो वो जरूर आएगी, तब तो बोलोगे ये काहे की बात आ रही है ना, वो अलग बात है। गंधहीन, एविसिली, अब एविसिली कहाँ से होगी? एविसिली नॉन टॉक्सिक है, ये जहरीली गैस नहीं है, ये तो अपनी प्राणवायु है। तो ये ऑक्सीजन की एक भौतिक प्रकार की, मतलब एक भौतिक प्रकृति है कि अपन ऑक्सीजन के बारे में जनरल क्या बात कह सकते हैं। स्वादहीन है, गंधहीन है, रंगहीन है, सब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वाद भी नहीं आता इसका, ठीक है, और जहरीली भी नहीं है, साफ सुथरी गैस है। चलो बाद में बात करते हैं। स्पेशल केस जो है यहाँ पे, इसके केस में नोट लगा के लिख रखा है कि ऑक्सीजन जो है, डाई ऑक्सीजन केवल कुछ धातुओं को छोड़ के, जैसे कि और गोल्ड है आपका, प्लेटिनम है, इस प्रकार के कुछ अक्रियशील धातु होते हैं, बहुत अक्रियशील धातु हैं, जिनको एक्वाराइजा ही इनको संभाल पाता है या इनका सामना कर पाता है, बाकी इनका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तथा कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर, उत्कृष्ट गैसों में भी कुछ को ही छोड़कर, सबको नहीं, जीनोन, रेडोन और ये तो इनके साथ काफ़ी यौगिक देते हैं, लेकिन जैसे कि हाँ कुछ हैं, हीलियम, आर्गन वगैरह, ये नहीं करते हैं रिएक्शन, है ना। उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर लगभग धातुओं व अधातुओं के साथ सीधी क्रिया करती है, यानी कुछ एक तो धातु छोड़ दिए, कुछ एक उत्कृष्ट गैस, और पीरियोडिक टेबल में सब इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, चाहे वो S ब्लॉक हो, चाहे वो D ब्लॉक हो, चाहे वो F ब्लॉक हो, ये तो मुख्यतः करते हैं।
उसके अलावा चाहे आपका पीवलोक भी क्यों ना हो, चाहे आपका धातु है, धातु उपधातु ही क्यों ना हो, सब ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं डाइऑक्सीजन के भी मुख्य 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो ऑक्सीजन 16, 17 और 18। डाइऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती, इस बात का ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट नोटेड। डाइऑक्सीजन खुद कभी नहीं जलती है, लेकिन जलाने में सहायक होती है। यानी कि जहाँ पर भी आग की घटना होती है, आग लगती है, वो ओनली फॉर ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में लगती है। क्योंकि जहाँ आग बुझाने में आपने पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ोगे, अभी पढ़ा था आपने, आग बुझाने में CO2 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? CO2 का। जहाँ आग लगती है वहाँ CO2 का प्रयोग करते हैं, लेकिन O2 की उपस्थिति में आग लगती है। यानी कि O2 स्वयं जलती नहीं है, वैसे ये जलाने में सहायक है। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, समस्थानिकों को भी नोट करें आप ना। चलो आगे चलते हैं। डाइऑक्सीजन की प्रकृति में स्थायी पूर्ण यौगिक, डाइऑक्सीजन की प्रकृति में स्थायी पूर्णतः यौगिक हैं। इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है। यानी कि इस ऑक्सीजन से जो यौगिक बनाते हैं काफ़ी स्थायी यौगिक है, पूर्णतः स्थायी यौगिक है अपने आप में। लेकिन जो O2 के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जैसे नाइट्रोजन की भी बंध एंथैल्पी उच्च थी, इसी प्रकार ऑक्सीजन की भी बंध एंथैल्पी उच्च होती है। क्योंकि इनका आकार छोटा होता है और बॉन्ड भी डबल ट्रिपल होते हैं, तो इनकी बंध जो वियोजन एंथैल्पी होती है वो काफ़ी उच्च होती है। अब बात कर लेते हैं अपन रासायनिक गुणधर्म की, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धातुओं के साथ रिएक्शन की। किसके साथ रिएक्शन? धातुओं के साथ रिएक्शन क्या कर लेता है? जैसे आपको पता है सीधा कैल्शियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, किसी के साथ भी का इससे रिएक्शन कराओ, जिंक के साथ, सबके साथ क्या बनाता है? ये धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या बनाते हैं ये? धातु ऑक्साइड। ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, आप सोडियम के साथ, लिथियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपने अपनी लाइफ में देखे। यानी कि ऑक्सीजन लगभग, जैसे अभी एक नोट लगा हुआ था कि ये प्लेटिनम, गोल्ड या कुछ क्रियाशील धातुएं, कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर सभी के साथ सीधा रिएक्शन करता है और ऑक्साइड फॉर्म में बनाता है। ठीक है। उसके बाद अगर अधातुओं के साथ भी बात करते हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये भी आपने अभिक्रिया 10th क्लास से देखते आए हो, ये रिएक्शन भी सीधा जुड़ रहा है, फॉस्फोरस के साथ भी जुड़ रहा है। यानी कि ये ऑक्साइड जो बना रहा है, चाहे वो धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, सबके साथ रिएक्शन देता है। इसी प्रकार आप हाइड्रोजन के साथ देख लो, हाइड्रोकार्बन के साथ अगर आप रिएक्शन देखते हो तो मेरे ख्याल से रिएक्शन आपने कितनी बार देखी और मैंने इस प्रकार की कितनी रिएक्शन कराई है। ये वो संतुलित रिएक्शन है जो अपन बार बार करते हैं और आपको बताते हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है तो उसमें उतने CO2 निकलते हैं जितने उसके पास कार्बन होते हैं। अब जैसे मीथेन है, मीथेन में तो एक ही कार्बन है, मीथेन में एक ही कार्बन है, तो ये क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक CO2 देता है। लेकिन जैसे जैसे मान लो भी कार्बन की संख्या बढ़ती, कार्बन की संख्या बेंजीन हो जाता 6 हो जाती तो वो 6 CO2 देता, इससे ज़्यादा हो जाती डीजल पेट्रोल तो वो और भी CO2 देते। देखो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक चीज़ है कि आपका फ्यूल जितना छोटा होगा, आपका ईंधन, जैसे एक कार्बन का कोई आपका ईंधन है मेथेन है, ऐसे 2 कार्बन का एथेन है, ऐसे आपकी जैसे जैसे ये कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी तो यहाँ पे CO2 की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल सकती है। CO2 के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी निकल लेती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, जैसे स्टेशन को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। एक तो सीधा एक ही कार्बन हो तो वहाँ CO2, इसलिए तो आपने सोचा है कभी कि जो ये CNG, LPG, बायोगैस ये होती है उनमें पोल्यूशन कम है। क्यों पोल्यूशन नहीं है इनमें? क्योंकि इनके अंदर CO2 निकलती है। और पोल्यूशन किस में होता है? जिनमें कार्बन ऑक्साइड या फिर आपकी क्लोरोफ्लोरो ये गैसें निकलती है ना, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन है, ना कि CO2 के गैस में पोल्यूशन बता सकते हैं अपन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? तो ये क्या करते हैं, जैसे जैसे ईंधन बड़ा होता जाता है, यानी कि आपको पता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ऐसे आपको पता है सिलेंडर है उसके अंदर, तो आपके एथेन से लेके ब्यूटेन तक सब कुछ आ जाता है। फिर ऊपर धीरे धीरे आपका बनता है ये जो भी ईंधन है, लिक्विड है, कोयला है, सब
तो इनमें क्या होता है कि जितनी बड़ी कार्बन श्रृंखला होती है उसका उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसको जलाने में उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की, तो पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो कभी कभार CO2 के स्थान पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल जाता है और वो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आपको पता है इस बात को कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा जहरीली है। ठीक है, तो आगे बताएंगे इनका क्या सिस्टम रहा है। फिर बात कर लेते हैं अपन उत्प्रेरकीय अपचयन, कैटालाइटिक रिडक्शन। जब SO2 को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो SO3 बनाती है। ये एक स्टेप है संपर्क विधि का, ये वाला मेथड आपने पहले ही पढ़ा है, कई जगह पढ़ेंगे। SO2 से SO3 में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रकार का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन ही काम आ रही है और SO3 बना रही है। ऐसे ये HCl है, HCl को आप ऑक्सीजन के साथ यूँ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में इस प्रकार गर्म करते हुए तो Cl2 और H2 प्रोवाइड कराती है। यानी ये कुछ इस प्रकार की इन चीज़ों के उपयोग थे। अब इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। इनकी केमिकल रिएक्शन हो गई है। ऑक्सीजन का उपयोग क्या है? देखो, सामान्य श्वसन में मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, दुनिया करती है। दहन प्रक्रियाओं में, दहन मतलब जहाँ आग लगती है वहाँ ऑक्सीजन के अलावा नहीं लग सकती, ऑक्सीजन ही आग लगाने का सहायक होती है। जैसे अभी बताया कि ये जलती नहीं है अपितु जलाने में सहायक होती है। कृत्रिम श्वसन में, कृत्रिम श्वसन मतलब जब किसी को अपने फेफड़ों से सांस नहीं आ रहा हो, दूसरे के फेफड़ों से दिया जाता हो, यानी कि उसको ICU में टैंकर के माध्यम से, टैंक मतलब सिलेंडर के माध्यम से जो भी उसको कृत्रिम श्वसन दिया जा रहा है वो भी ऑक्सीजन ही होती है। एक ऑक्सी एसिटिलीन बेल्डिंग में, ऑक्सी एसिटिलीन बेल्डिंग जो गैस बेल्डिंग होती है एसिटिलीन के साथ, वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। धातुओं के उत्पादन में, विशेषकर स्टील के लिए, सब में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अधिकतर अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन प्रदान करने के लिए, अब वो अस्पतालों में करो चाहे घर में करो चाहे कोई बैंक में करो, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन ही काम आती है। ऊंचाई पर उड़ानों तथा पर्वतारोहण में भी ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ड हो जाती है। द्रव ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जैसे इंजनों के साथ दहन में रॉकेट के ऊपर उड़ाने के लिए भी विस्मयकारी दबाव प्रदान करने हेतु तो ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ये रॉकेट होते हैं प्रणोदक, उनका जो मतलब ईंधन होता है उसको भी जलाने के लिए ये सहायक होती है, क्योंकि हल्की भी होती है बस जलाने के लिए, और ये वो उनको भी जलाने में सहायता करती है, ताकि उसको एक प्रेशर भी क्रिएट करती है उसके केस में। तो ये अपने पास थे ऑक्सीजन का मैटर कि ऑक्सीजन क्या है और ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है, ऑक्सीजन के भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। तो ये डाई ऑक्सीजन का टॉपिक खत्म हुआ। अब आगे बात करते हैं अपन इनके सामान्य ऑक्साइडों की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन अन्य तत्वों के साथ रिएक्शन करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं जो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे क्षारीय ऑक्साइड। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जैसे आप जानते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर एक वर्ग में धात्विक गुण बढ़ता है, इसलिए क्षारीय गुण बढ़ते हैं। ठीक है, जो जल में विलय होकर क्षार बनाते हैं और फिर आगे क्या करते हैं, ये जलीय विलयन में घोलने पर क्षारों का निर्माण करते हैं। और जो धातु होते हैं वो ज़्यादा करते हैं और एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनकी क्षारकता बढ़ती है। ठीक है, क्षारीय गुण बढ़ेगा। जैसे लिथियम है, सोडियम है, कैल्शियम, बेरियम, आयरन, ये सब क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है। ऐसे लिथियम को जल में घोला गया तो लिथियम हाइड्रोक्साइड दे दिया 2। ऐसे सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला तो सोडियम ऑक्साइड दे दिया। ऐसे कैल्शियम, सीजियम, किसी भी ऑक्साइड को आप घोलो तो वो जल में घोलने पर अपने को हाइड्रोक्साइड देता है, और ये इनका मुख्य क्षार है। ठीक है, इस बात को आप भली भांति आसानी से समझ गए। आगे बात कर लेते हैं अम्लीय ऑक्साइडों की। सामान्यतः अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जैसे आपको पता है धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जैसे CO2, SO2, SO3, ClO2, iO2 इत्यादि, ये सब अम्लीय ऑक्साइड हैं। लेकिन अगर इनमें आपको SO2 और SO3 में कोई पूछ ले, जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था कि इन दोनों में ज़्यादा अम्लीय कौन सा है, तो SO3 ज़्यादा अम्लीय। यानी कि ज़्यादा अम्लीय के केस में अपने को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था का पता लगाना होता है कि उसकी परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अम्लीय ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो अब ये देख लो, इसके साथ जल की रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, और ये कुछ एसिड बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जल की रिएक्शन हुई थी तो वो बेस बना रहे थे, और यहाँ पे जल की रिएक्शन है तो ये क्या बना रहे हैं, ये एसिड बना रहे हैं। यही खास बात होती है। ठीक है, ये देखो, इसकी जल की रिएक्शन कराने से ये सल्फ्यूरिक अम्ल दे रहा है, ये कार्बोनिक अम्ल दे रहा है, और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है SO3। ठीक है, तो ये इनके केस में काम हो गया। उभयधर्मी ऑक्साइडों की भी बात कर लेते हैं। ये इनका फंडा है कि ये अम्ल के साथ क्षार की भांति व्यवहार करेंगे और क्षार के साथ अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह ही कार्य कर लेते हैं, अर्थात अम्ल में घोलने पर क्षार की तरह तथा क्षार में घोलने पर अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है, SnO2 है, ये सब मतलब कि आप SnO2 उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ये सब मैंने शायद एक क्वेश्चन दिया है अभी लास्ट टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन कराई गई तो ये बेस की तरह कार्य कर लिया, और यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन कराई तो ये एसिड की तरह कार्य कर लिया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की कुछ रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के ऑक्साइडों के। अब कुछ उदासीन ऑक्साइड भी होते हैं, जैसे वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह ही व्यवहार नहीं करते, अर्थात अक्रिय रहते हैं, उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लाफिंग गैस है, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। कुछ मिश्रित ऑक्साइडों के भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि वे ऑक्साइड जिनमें तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होती है, मिश्रित ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे अभी ये Fe3O4 है, Fe3O4 में 8/3 ऑक्सीकरण अवस्था है। अब बताओ ये कितनी, 3 भी नहीं है, 2.5 भी नहीं है, 2.5 से ज़्यादा, 3 से कम। ऐसे अगर आप इसमें बात करते हो, इसमें +3 है, Fe2O3 में +3 ऑक्सीकरण अवस्था है। इसमें बात करोगे तो आयरन ऑक्साइड में +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी कि मिश्रित ऑक्साइड है। धातु आयरन भी एक ही है, ऑक्साइड भी वही है, लेकिन फिर भी इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग हैं। इन चीज़ों को बोलते हैं अपन मिश्रित ऑक्साइड में बोलते हैं। ठीक है, अब आपका टॉपिक आता है नया, ओजोन। अब तक आपने पढ़ा O2, अब पढ़ रहे O3। ओजोन के बारे में भी आज तक बचपन से आपने बहुत कुछ सुना है। ओजोन भी हमारी एक जीवन रक्षक परत होती है, जो पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। हम ये वो इसके बारे में पढ़ लिया आपने, बहुत कुछ पढ़ा है, एनवायरनमेंट में भी इसके बारे में पढ़ा है, और यहाँ भी पढ़ लेते हैं अपन ओजोन के बारे में। ओजोन है जो ऑक्सीजन का ही अपरूप होता है, जिसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ठीक है, समुद्र तल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन का निर्माण ओजोन परत के रूप में जो सौरमंडल में होता है, किस में होता है, सौरमंडल में होता है ओजोन क्या होती है, ओजोन होती है आपकी O3। ठीक है, जो क्या होता है, एक ऑक्सीजन का अपरूप है, और वो समुद्र तल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लेयर बनाती है सौरमंडल के अंदर, जो सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट UV रेज को धरती पे आने से रोकती है। इसको अपन 7वें नहीं 10वें चैप्टर में भी पढ़ेंगे इसको, और एनवायरनमेंट में भी आपने पढ़ा है, तो ये एक कॉमन सा टॉपिक है ओजोन वाला। अब देखो विरचन कैसे किया जाता है, ओजोन का विरचन, निर्माण, सिंथेसिस कैसे होता है। डाई ऑक्सीजन से ही पहले कर लेते हैं इसका निर्माण, क्योंकि ओजोन है तो ओजोन में भैया प्योर ऑक्सीजन चाहिए, इसका निर्माण और किसी से होगा नहीं, इसका तो ऑक्सीजन से निर्माण होगा। शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन को विद्युत विसर्जन नलिका से प्रवाहित करने पर ओजोन प्राप्त होती है। जैसे ये 3O2 है, अब इसके अंदर विद्युत विसर्जन किया तो 2O3 बन गया। क्या बन गया, 2O3 बन गया, डेल्टा H पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, अगर ये डेल्टा एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका डेल्टा H एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है तो कौन सी प्रकार की अभिक्रिया हुई है, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा सेपी, कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, इस विधि द्वारा ओजोन का बनना एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। अच्छा लिखा हुआ मिल गया, चलो ऊष्मा शोषी यानी कि ये सिस्टम से ऊष्मा को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि सिस्टम की ऊष्मा क्या हुई है,
बॉडी है, इसलिए तो पॉजिटिव साइन आया। अगर ये सिस्टम ऊष्मा देता तो नेगेटिव साइन आता, जो ऊष्मा शेपी होती है ना, एक्जोथर्मी होती है। चलो ठीक, आपकी प्रॉब्लम। गुणधर्म, भौतिक गुण, ओजोन हल्के पीले नीले रंग की गैस होती है, हल्के पीले नीले रंग की गैस होती है। ये इसकी कलर की बात हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी मात्रा में, क्या है क्या नहीं है, सेट हो जाए भाई। ओजोन की अल्प मात्रा हानिकारक नहीं होती, यानी कि थोड़ी बहुत मात्रा इसकी हानिकारक नहीं होती है, परंतु 100 ppm से अधिक सांद्रता होने पर जीवों के लिए हानिकारक होती है। और ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। रासायनिक गुणों की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। तो ओजोन का विघटन जो है, ओजोन का विघटन आसानी से सतह प्रक्रम द्वारा होता है, जिसमें डाई ऑक्सीजन मिलती है। ओजोन का विघटन ऊष्मा सेपी प्रक्रिया। अब देखो, जो बना रहे थे वो ऊष्मा शोषी प्रक्रिया थी, वो ऊष्मा को शोषण करती थी, एब्जॉर्ब करती थी, तब जाके O3 में बदलती थी। और O3 अगर O2 में कन्वर्ट होती है तो ऊष्मा सेपी प्रक्रिया, यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, अर्थात डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ प्रक्रिया स्वतः परिवर्तित हो रही है। इस कारण डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। अरे देखो यहाँ पे वही 3O2 2O3, यानी कि 2 ऑक्सीजन के मोल हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर है, 3 O2 बदल गए और नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने थर्मो में पढ़ी है कि ये सब डेल एस क्या होती है, एंट्रोपी होती है, डेल जी क्या होती है, गिब्स ऊर्जा होती है, ये सब आपने पढ़ रखी है। यहाँ पे ये बताना चाहता है कि यहाँ पर विघटन में मुक्त ऊष्मा H हीट नेगेटिव और एंट्रोपी में वृद्धि पॉजिटिव है। इन दोनों कारकों के गिब्स ऊर्जा नेगेटिव होगी। ऑक्सीकारक प्रकृति क्या है, ऑक्सीकारक नेचर। ओजोन के विघटन से नवजात ऑक्सीजन निकलती है। ओजोन का जब विघटन होता है ना, इसलिए तो ओजोन भी एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ओजोन के विघटन से नवजात ऑक्सीजन निकलती है, जो इसे ऑक्सीकारक बनाती है। ये नवजात ऑक्सीजन लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में बदल देती है तथा मरकरी का ऑक्सीकरण करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल देती है। जैसे ओजोन है, उससे ये O2 निकल गया। अब O2 निकलने के बाद एक ऑक्सीजन निकल गया सिंगल, और आपको पता है सिंगल ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसको देखो, ये नवजात है, इसीलिए इसको लपेटा गया है कपड़े में, जैसे नवजात शिशु को कपड़े में लपेट देते हैं ना, इसलिए ये नवजात नेस्टेड ऑक्सीजन या नेस्टेड हाइड्रोजन, कोई भी हो, नवजात हाइड्रोजन भी देखा आपने, ऑक्सीजन भी होती है क्लोरीन में, तो इनको ऐसे ब्रैकेट में बंद किया जाता है। इसका मतलब हुआ इसको बच्चे को लपेटा गया है। नवजात है, शिशु है, बच्चा है, ज़्यादा एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। और ये लेड के साथ हाथों हाथ देखो इसको किस में बदल दिया, वो ऑक्सीजन में, यहाँ से इसको ऑक्सीजन मिला तो ये लेड सल्फेट में बदल दिया तुरंत इसको, और 4 ऑक्सीजन निकल ली है यहाँ से। ऐसे मरकरी है, उसको भी यहाँ पे ये मर्क्यूरी ऑक्साइड में बदल देते हैं। अच्छी बात है। ओजोन का क्षय का कारण, अब क्षय मतलब डिप्लेक्शन, ओजोन डिप्लेक्शन मतलब ये नष्ट कैसे हो रही है, इसकी लेयर में छेद कैसे होता है, ओजोन में छेद कैसे हो रहा है, इसके बारे में आप सब जानते हो। सुपरसोनिक जेट विमानों में ईंधन के जलाने पर एनो गैस निकलती है, यानी कि जो वायुयान ऊपर चलते हैं एरोप्लेन वगैरह, उनके अंदर जो ईंधन जलता है नाइट्रोजन का, उनमें ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्योंकि वहाँ उनको जलाने में ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ तो ऑक्सीजन भी पैसे में मिल रही है, तो उनको जो उनका अपशिष्ट होता है उनमें NO2 की बजाय NO ही निकलती है। और NO क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करती है, जैसे मान लो ये, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये आपकी ओजोन लेयर है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपके एरोप्लेन उड़ रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अपशिष्ट के रूप में NO गैस निकाल देती है। अब ये जो NO गैस है वो यहाँ O3 का जो भंडार है, इसके ऊपर रिएक्शन करके किस में बदल जाती है, ये NO2 में बदल जाती है, और इसको NO2 और O2 में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि ओजोन को ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन में और NO को NO2 में कन्वर्ट कर, यानी कि यहाँ ओजोन लेयर में O3 में कमी उत्पन्न कर रही है। तो ये एक तरह से ओजोन का क्षय हो जाता है, जो ओजोन परत में जाकर ओजोन से अभिक्रिया करता है और NO2 बनाता है। इस प्रकार से ओजोन परत का क्षय होता है, जैसे कि रिएक्शन नीचे दिखाई गई। ओजोन परत के क्षय का कारण CFC भी यौगिक है, जो रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त की जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी एक तरह से ओजोन क्षय का
कारण बन जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसका नुकसान पहुंचा देते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, लेकिन ध्यान देना आजकल कंपनियां ऐसे मतलब सरकार सजग हो गई है, जो CFC ज़्यादा उत्पन्न या मतलब उत्सर्जित करते थे उस प्रकार के फ्रिजों पे रोक लगा दी है, बनना बंद हो गए हैं, पुराने भले से CFC यूज मतलब अपशिष्ट दे रहे हों। अब बात करते हैं ओजोन की संरचना की। ये स्ट्रक्चर जो अनुवादी स्ट्रक्चर है मैंने आपको बोर्ड पे भी समझा रखी है कि ये 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमने क्या किया कि ये जो ऑक्सीजन है इसको भली भांति प्रकार से समझा दिया कि ये बैलेंस है, लेकिन इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड अपना एक लोन पेयर देके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये तो अपना बेचारा नेगेटिव चार्ज में आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज में आ गया। अब अनुनाद की बात करते हैं तो ये नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बना देता है तो ये इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अनुनाद की बात करें तो हम कह सकते हैं ये बॉन्ड आधा आधा दोनों को बांट दो, 7 का बांटा कर दो, तो इस प्रकार की अनुनादी संकर बन जाती है। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो क्वेश्चन अच्छा निकल के आया यहाँ, एक सामने क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कंपटीशन के अंदर भी आता है और इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं बनाऊंगा। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है, क्यों? सामने सवाल खड़ा है, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है, क्यों? इसका क्वेश्चन जवाब बन के आता है, ओजोन O3 एक विघटन से नवजात ऑक्सीजन निकलता है। जैसे भी आपको बताएं कि ये मतलब लेड ऑक्साइड को कैसे मतलब लेड सल्फेट में बदल रही थी, लेड सल्फाइड को, और कैसे मरकरी को ऑक्साइड में बदल रही थी, क्योंकि यहाँ जो नवजात ऑक्सीजन निकलता है ना इसके विघटन से, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रियाशील होता है। तो ओजोन एक विघटन से नवजात ऑक्सीजन निकलती है, इस कारण से ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर लास्ट में इसके उपयोगों की चर्चा करेंगे। उपयोग क्या है? एक तो कीटाणुनाशी के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद कैमोनोफोर के निर्माण में ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। कैमोनोफोर जब बनाया जाता है तो ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और भीड़ भाड़ वाले स्थानों व सिनेमा घरों में भी वायु को शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है। अब देखो ये क्या मतलब हुआ कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और वायु को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बात ये है कि सिनेमा घरों में ऐसे क्या होता है कि काफ़ी लोग छोटे से एरिया के अंदर ऐसे घुसम घुसा कर मतलब कि ऐसे खूब पब्लिक भीड़ ठूस ठूस के भरे हुए हैं, तो वहाँ पे बाहर से ऑक्सीजन जा नहीं रही, ठीक है, बंद होता है थिएटर पूरी तरह से, और कितने सारे ऑक्सीजन मतलब कितने सारे लोग ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 भर दिए और कई प्रकार की अन्य गैसें और छोड़ गए, वो अलग बात है। अब ओजोन क्या करती है, ओजोन जो नवजात ऑक्सीजन है वो अन्य ऑक्सीजनों से क्रिया करके उसको CO2 या और किसी गैस में कन्वर्ट कर देती है और वहाँ पे वातावरण को शुद्ध कर देती है। इस प्रकार से जो भी भीड़ वाले इलाके होते हैं या सिनेमा घर होते हैं उनमें इसका स्प्रे करा दिया जाता है ताकि वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाए, वहाँ पे CO2 या जो भी और क्रियाशील जो गैसें बच रही हैं वो गैसों की मात्रा कम हो जाए, ताकि वहाँ एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप समझ गए इस बात को। और फिर विरंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक, जैसे आपने विरंजक चूर्ण का नाम सुना है, ब्लीचिंग पाउडर, तो ये भी क्या काम करेगी, विरंजक में भी क्या करता है, वो ऑक्सीकारक की काम करती है विरंजक चूर्ण भी। तो ये ओजोन भी ऑक्सीकारक का तरह ही काम करती है, ये भी चमकाने का ही काम करती है। तो विरंजक चूर्ण और ये ओजोन एक ही फंक्शन पे कार्य करती हैं। तो हमने क्या कर लिया आज हमने पढ़ लिया है डाई ऑक्सीजन के निर्माण की विधियाँ, भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उपयोग। उसके बाद अपन ने ओजोन पढ़ ली है, ओजोन के भौतिक गुण पढ़ लिए, रासायनिक गुण पढ़ लिए, उनकी बनाने की विधियाँ वगैरह पढ़ ली है, उपयोग पढ़ लिए है ना, ऑक्साइडों के वगैरह वगैरह ये सब पढ़ लिया है। अब अपना सल्फर बचा है, क्या बचा है, सल्फर जैसे फॉस्फोरस के अप्रूव पढ़े थे वैसे सल्फर के अप्रूव पढ़ेंगे, जैसे फॉस्फोरस को बनाने के एसिड वगैरह पढ़े थे, स्ट्रक्चर पढ़ी थी, वैसे सल्फर के पढ़ेंगे। अब देखो ये पेज हो गए 7वां चैप्टर का 26वां पेज में पहुंच गए अपन, और इसके टोटल पेज हैं 41। अब देख लो कितना चैप्टर बच रहा है और कितना चैप्टर हो गया। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आते आते थक गए हो कि सर बहुत पढ़ लिया, थोड़े दिन रेस्ट दे दो। तो जो आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हो, ठीक है। अगर ऐसा है
आप थोड़े दिन रेस्ट चाहिए। वैसे अभी तो एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, फिर जून से सारे चलेंगे, तब फिर और ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो कोशिश करो डेली का काम डेली निपटाओ और लिखते चलो, साथ याद करते चलो। मेन बात है समझना, सुनना, देखना। पहला काम है सुनना, देखना, समझना, उसके बाद साथ साथ नोट्स बनाना। ठीक है, चलो, थैंक यू।